हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इटली के एकीकरण में निम्न लोगों की योगदान है। तो देखिए, ये आपके प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल एग्जाम में आता है। इसलिए हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये बार बार प्रश्न दोहराया दिया जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपकी किताब में भी दिया गया है। इटली के एकीकरण में निम्न लोगों की योगदान था। जैसे ऐसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, या पूछा जाएगा इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का क्या योगदान था, या गॉरिबाल्डी का क्या योगदान था। तो हम लोग इसी को पारी पारी करके समझेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, या शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ऐसे करके पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से समझिएगा और कॉपी पर उतार लेना है, याद करना है। ऐसे हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको घर पे पढ़ाई करना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेजनी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मेजनी क्या थे? मेजनी साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति थे। यानी मेजनी साहित्यकार भी थे, गणतांत्रिक विचार का समर्थक भी थे, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः उनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यानी कहने का मतलब मेजनी में आदर्शवादी गुण सबसे अधिक था, लेकिन व्यवहारिक गुण नहीं था। समझ में आया ना? व्यवहारिक गुण बहुत कम थे। अपने पराजय के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। यानी इनका पराजय भी हो गया, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिस प्रकार आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, एक बार टेस्ट में फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 3 बार फेल हो गए कोई बात नहीं, वैसा ही मेहनत करते रहे और ये भी पराजय के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, जिस प्रकार आप लोग भी नहीं मानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता जो है एक बार में तो कभी मिलेगा नहीं, बार बार प्रयास करने के बाद में मिलता है। क्योंकि जब उसके लायक आप बन जाएंगे तभी आपको ये सफलता मिलेगा। आप कोई भी काम किया जाता है ना विद्यार्थी, तो उसमें 100% किया जाता है। ये नहीं कि चलो कुछ पढ़ाई हो गया तो छोड़ दिया जाए, बाद में भी पढ़ाई हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया ना? आगे हम लोग समझते हैं। 1821 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यंग इटली की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिए और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किए। कौन? मेजनी ने। मेजनी द्वारा यंग यूरोप की नामक संस्था का भी गठन इन्होंने ही किए थे। मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीयता का आंदोलन को प्रोत्साहित किए और इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। समझ रहे हैं ना विद्यार्थी? यानी जब यंग यूरोप का निर्माण किए, तो यंग यूरोप का निर्माण करने के बाद में उन्होंने यूरोप में क्या किए? मेजनी साहब ने अपने देश के अलावा अन्य देश में भी
राष्ट्रीयता का आंदोलन को प्रोत्साहित किए और उनका मात्र एक ऐसा भी उद्देश्य था कि इटली को ऑस्ट्रिया के जो प्रभाव थे उस प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। समझ में आया ना? मुक्त करके क्या करना था? एकीकरण करना था। कोई दिक्कत? उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया, इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। आपसे एक नंबर में प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि इटली के एकीकरण के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण के जन्मदाता किसे कहा जाता है? मेजनी को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विद्यार्थी मेजनी को? क्योंकि इन्होंने जब यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किए और उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यंग यूरोप की गठन कब और किनके द्वारा किया गया? तो मेजनी के द्वारा 1834 ईस्वी में किया गया। तो जब किया गया तो उन्होंने क्या सोचे? उन्होंने सोचे कि यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीयता का आंदोलन को प्रोत्साहित किए और यंग इटली का और इन्होंने यह भी सोचे कि यंग इटली का एकमात्र यही उद्देश्य था और इनका यही एक उद्देश्य था कि इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव को मुक्त करके हमको क्या करना है? इटली के प्रभाव को मुक्त करके हमको क्या करना है विद्यार्थी? एकीकरण कर देना है। कोई दिक्कत? यही इनका मुख्य कारण, इनका मुख्य कार्य यही था। समझ में है ना? तो आपसे डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। समझ में है ना? तो मुख्य जो बात है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं काउंट काबुल के बारे में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाएगा और लॉन्ग में तो आपके क्वेश्चन है ही। शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो तीनों को मिला देगा, काउंट काबुल, मेजनी और गैरिबल्डी के कार्य को चर्चा करो। समझ में ना? तो आगे हम लोग समझते हैं किनके बारे में? काउंट काबुल के बारे में समझ लेते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, एक सफल राष्ट्रवादी था, यानी काउंट काबुल क्या थे? एक सफल राष्ट्रवादी थे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। समझ रहे ना विद्यार्थी? यानी काउंट काबुल ने क्या करते थे? ये सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया जैसे देश को मानते थे। कोई दिक्कत? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किनको मानते थे? ऑस्ट्रिया को। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किनको माना जाता है? तो किनको माना जाता है विद्यार्थी? ऑस्ट्रिया को माना जाता है। यह भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना जाता है, किनके द्वारा? तो कौन बोले थे? किनको मानना था? काउंट काबुल को मानना था। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमोंट के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। यानी काउंट काबुल को मानना था कि इटली का जो एकीकरण है सार्डिनिया पीडमोंट के नेतृत्व में ही संभव है। कोई दिक्कत? और दूसरा है इटली के एकीकरण के लिए आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए। यानी क्योंकि इसलिए मानते थे क्योंकि ये काउंट काबुल को मानना था कि सबसे बड़ी बाधा तो क्या है? सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया को हम लोग को क्या करना है? जब इटली का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। तीन विद्यार्थी, तो सबसे बड़ी बाधा थी। तो क्या करना है? इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त करा देना है। जब ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ी बाधा है वो मुक्त हो जाएगा, उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा समस्या निदान हो जाएगा। नहीं विद्यार्थी, आगे हम लोग समझते हैं
उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए किसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, अब जरा समझिएगा विद्यार्थी, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा काउंट काबुल को क्या लगता था, ऑस्ट्रिया लगता था। तो वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया जो है इटली जैसे राज्य से वो मुक्त हो जाए। तो उन्होंने सोचे कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया को हराना है हमको। तो देखिए अब आगे क्या सोचते हैं। उसने यानी काउंट काबुल ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। समझ में आया ना विद्यार्थी? काउंट काबुल ने क्या किए, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबुल ने क्या किया, फ्रांस के साथ जुड़ गए, फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिए। कोई दिक्कत? और ऑस्ट्रिया से मुक्ति बिना विदेशी सहायता के संभव नहीं है। और उनको ये भी मानना था कि ऑस्ट्रिया को मुक्त कराने के लिए क्या चाहिए, हमको ऑस्ट्रिया को मुक्त कराने के लिए विदेशी सहायता की संभव है, यानी विदेशों के द्वारा संभव ही हो सकता है, यानी विदेशी लोग के सहमति से भी क्या होता है, ऑस्ट्रिया से मुक्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत? और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए इन्होंने 1853 ईस्वी से 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस को मदद किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़ाए थे तो फ्रांस में एक युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध का क्या नाम है, क्रीमिया जैसे युद्ध का नाम है जो फ्रांस में चल रहा था। तो उसी वक्त ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या किए, काउंट काबुल ने फ्रांस में जो युद्ध हो रहा था विद्यार्थी, उसी युद्ध में क्या किए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए और उसमें सहयोग किए। उस युद्ध का क्या नाम है, क्रीमिया। वो कब हो रहा था, 1853 से 1854 ईस्वी में हो रहा था। अब देखिए, जिसका प्रत्यक्ष लाभ युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन के शांति सम्मेलन में मिला। अब आपको 9th क्लास में बताए थे कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, 9th क्लास के इतिहास में आपको बताए थे। तो ये आपको बताना है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था। समझ में आया ना विद्यार्थी? इस सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमोंट को भी बुलाया गया। यानी क्या किया गया, उनको मानना था, काउंट काबुल को मानना था कि इटली का एकीकरण सर्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि उनको वो जानते थे पहले से ही कि सर्डिनिया पिडमोंट के बिना इसका एकीकरण संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किए, तो उन्होंने सर्डिनिया पिडमोंट को ऑस्ट्रिया के साथ बुलाए, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ बुलाने का प्रयास किए। और इस सम्मेलन में काउंट काबुल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। समझे विद्यार्थी? काउंट काबुल ने क्या कर दिए, इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप जो हो रहा था, इटली ने ऑस्ट्रिया पर जो हस्तक्षेप किया था, उन्होंने क्या कर दिए, काउंट काबुल ने साबित कर दिए गैर कानूनी। समझ में न? अगर मान लीजिए कि कोई निर्दोष विद्यार्थी है, उसको एक झपड़ दे दिया जाए, तो एक झपड़ दे दिया जाता है तो वो क्या है, गैर कानूनी है। आप क्यों मारे? सभी लोग, हमारे समाज के लोग समान हैं। आप प्यार नहीं दे सकते तो मार क्यों सकते हैं, उनको हत्या क्यों कर सकते हैं? तो यही हुआ। ऑस्ट्रिया को क्या चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सबसे बड़ी बाधा है, समझे? तो सबसे बड़ी बाधा को हटाने के लिए तो कोई तो तरकीब सोचना पड़ेगा। तो काउंट काबुल ने यही सोचे, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बुलाए और
उनको गैर कानूनी दोषी करार करा दिए। कोई दिक्कत? काउंट काबुल ने इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया। यानी क्योंकि उनको यही मानना था विद्यार्थी, उनको मानना था कि ऑस्ट्रिया जो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है, इस बाधा को हमको हटाना है। तो उन्होंने क्या किए, छोटे से बात को बहुत बड़ा बना दिया। समझ में आया ना विद्यार्थी? इटली की समस्या जो थी उन्होंने क्या कर दिए, पूरे यूरोप की बड़ी समस्या बना दिए। समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको अच्छे तरीका से उतार लेना है। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है विद्यार्थी, यदि मेरा लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आज बताइएगा कि आज किस प्रकार दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि कल की अपेक्षा हमने आज थोड़ा बड़ा किया है, तो हमको तो अंदाज नहीं है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार, इसलिए आपको बताना है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना? बहुत छोटा लिखते हैं आपको तो पता है। तो ये दो समझ में आया। देखिए विद्यार्थी, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये बार बार आता है प्रश्न, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इसलिए उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। कॉपी पर भी उतार लेना है। ऐसे हम आपको लिखवाएंगे, इतना बड़ा थोड़े लिखवाएंगे, हमने समझाने के लिए लिखा, समझे? अब इसमें जो मुख्य बात होगा वही आपको लिखवा दिया जाएगा, समझे? तो अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं गॉरिबल्डी के बारे में। तो आपको पहले ही बताए थे, गॉरिबल्डी जो थे पेशे से नाविक थे। चलिए अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए कैमरा को मूव करना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से जितना आपको ऑब्जेक्टिव बताए वो सारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रश्न है गॉरिबल्डी पेशे से क्या थे, ये बहुत बार विद्यार्थी आया है, समझे? ये प्रश्न जो है बहुत बार आया है। तो हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बार आया है। तो हो सकता है इस बार भी आ जाए कि गॉरिबल्डी जो थे पेशे से क्या थे। तो गॉरिबल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे। समझ में आया? टेस्ट में भी कभी कभी दे दिए हैं। इसने अपने कर्मचारियों के सहयोग से एक सेना को निर्माण किया और इटली के शहर सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। समझ में आया ना? यानी गॉरिबल्डी क्या थे, पेशे से एक नाविक थे, और इन्होंने क्या किए, उसने अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सेना के साथ मिल करके उनके सहयोग लेकर के इटली के सिसिली शहर और नेपल्स पर क्या किए, आक्रमण कर दिए। समझ में ना? इटली के कहाँ पर, इटली के किस शहर में, इटली के सिसिली समझ में ना? सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण करके उसने जीत लिया। यानी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर लिए और उनका विजय प्राप्त हो गया। और विजय प्राप्त करके विद्यार्थी जीते हुए क्षेत्र पर इसने राजा बनने से इनकार कर दिया। यानी जो उन पर उनका विजय प्राप्त हुआ इटली के शहर में, यानी नेपल्स और सिसिली में जो इनका विजय प्राप्त हुआ, तो उन्होंने क्या किए, राजा बनने से इनकार कर दिए। समझ लीजिए विद्यार्थी, कोई चीज जीत जाता है तो ले लेता है, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं की। ये बहुत अच्छे हैं, विचार के बहुत अच्छे हैं हमारी तरफ। आगे समझते हैं।
राजा बनने से क्या किए, इनकार कर दिए। और इन्होंने सारी संपत्ति क्या किए, देश के नाम अर्जित कर दिए। समझ में आया ना विद्यार्थी? इन्होंने सारी संपत्ति जो है देश के साथ अर्जित कर दिए और देश के साथ दे दिए। और इन्होंने क्या किए, एक साधारण किसान बनकर अपने जीवन यापन करने लगे। कोई दिक्कत विद्यार्थी? और इन्होंने क्या किए, पूरा संपत्ति देश को दे करके और इन्होंने साधारण किसान की भांति अपना जीवन यापन करने लगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे आपको बताएंगे जर्मनी का एकीकरण। समझ में आया ना विद्यार्थी? क्या बताया जाएगा, जर्मनी का एकीकरण। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पुनः कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया। समझ में आया ना? तो आगे आपको बताया जाएगा जर्मनी के एकीकरण।